मुगल वंश का शासन चल रहा था। इसी क्रम में जो हमारे यहाँ समाज सुधार का एक धार्मिक सुधार का आंदोलन चला था, जिसे धर्म सुधार आंदोलन भी कहा जाता है, उसी क्रम में यहाँ हमने देखा कि पंजाब के क्षेत्र में सिख धर्म का उदय होता है। और सिख धर्म के उदय के क्रम में प्रारंभ में जो है सिख गुरुओं की संख्या बढ़ती जाती है और टोटल 10 सिख गुरु आते हैं, जिनके नेतृत्व में सिख धर्म आगे बढ़ता है। यह एक नया संप्रदाय और नया धर्म था। स्वाभाविक था कि यहाँ जब इस्लाम धर्म यहाँ पर मुगल सत्ता में शासन कर रहा था तो कई बार संघर्ष देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जहाँ एक बार अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी दे दी जाती है, तो वहीं गुरु तेग बहादुर जो 9वें सिख गुरु थे, उन्हें औरंगजेब के द्वारा फांसी दे दी जाती है। इस प्रकार से सिख और यहाँ जो मुगल सत्ता था, इसके बीच संघर्ष चलता रहा। अंत में अंतिम शासक अर्थात 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनका संघर्ष भी औरंगजेब के साथ चलता रहा। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1708 में सिख गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या हो गई, जो पठानों द्वारा कर दी गई थी। इस हत्या के बाद एक शासक उभर करके आते हैं सिख धर्म में, जो पहले राजनीतिक शासक के रूप में उभर करके आते हैं। उनका नाम है बंदा बहादुर। अब ये बंदा बहादुर से ही कुछ प्रश्न बनेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे बंदा बहादुर के बाद एक रंजीत सिंह आते हैं सिखों के राजा के रूप में, और फिर उसके बाद आंग्ल सिख युद्ध होता है। तो पूरा आज का चैप्टर हमारा इसी पर आधारित है। ये जो सिख धर्म से जुड़ा हुआ जो मैंने पिछला वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या कॉमेंट बॉक्स में भी लिंक डाला हुआ रहेगा, वहां भी आप देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं बंदा बहादुर के पास। तो क्या है स्थिति, क्या है इनसे जुड़े हुए पॉइंट्स, इसको समझते हैं। 1708 से 1716 बंदा बहादुर का एक शासनकाल है। इस क्रम में क्या होता है कि जैसे ही हमने आपको बताया कि 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है, तो गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा कर दी थी कि अब कोई भी गुरु नहीं आएंगे। ऐसे में बंदा बहादुर जो उनका एक प्रिय शिष्य था, वह गुरु के रूप में नहीं बल्कि एक सिखों के सेनापति के रूप में उभर करके आता है और सिख धर्म के बचाव के लिए संघर्ष करना प्रारंभ करता है। इनके संबंध में कुछ बेसिक चीज़ें अगर जाननी है तो ये इनका जो क्षेत्र था जहाँ से ये संबंधित थे वो था जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। इनका बचपन यानी प्रारंभिक जो नाम था वह था लक्ष्मण देव। इनका नाम था लक्ष्मण देव। और गोविंद सिंह जो थे इसे गुरु बख्श सिंह के नाम से बुलाया करते थे। गुरु बख्श सिंह के नाम से इन्हें बुलाया करते थे। नतीजा ये होता है कि गुरु बख्श सिंह से ही इनका नाम बाद में चल करके बंदा बहादुर बनता है, क्योंकि यह अपने आप को गुरु का बंदा कह के खुद को बुलाते हैं और इसी वर्ड से एक वर्ड निकल करके आता है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जो है उसने प्रारंभ में मुगलों से लड़ाई की ताकि अपने सिख धर्म को बचाए रख सके। इस क्रम में उन्होंने एक युद्ध लड़ा था जो कि सेना एक तरह का सूबेदार जो मुगल सूबेदार था उसे पराजित भी किया था। वहाँ से प्रश्न नहीं के बराबर आते हैं। बंदा बहादुर से एक प्रश्न आता है, जब ये सिख धर्म को बचाने के लिए मुगलों के साथ संघर्ष कर रहे थे, इसी संघर्ष के क्रम में 1716 में, याद रखेंगे दोस्तों, 1716 में इन्हें दिल्ली में उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर के समय फांसी दे दी गई। तो ये प्रश्न यहाँ से आता है कि बंदा बहादुर जो है वहाँ से कैसे हुआ। तो फर्रुखसियर के समय इनको 1716 ईस्वी में फांसी दे दी जाती है। फांसी देने के बाद बंदा बहादुर का काम समाप्त हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिख धर्म के जो क्षेत्रीय जो एक तरह की एकता थी वह भी टूट जाती है। यह पूरी तरह से विखंडित हो जाते हैं। लेकिन फिर उठान का समय आता है, फिर से उठने का मौका मिलता है सिख धर्म को। वह था पानीपत की तीसरी लड़ाई में। अब आपको पानीपत की तीसरी लड़ाई की ओर ले चलते हैं। भारत के क्षेत्र में
पानीपत के मैदान में इधर से आए थे अब्दाली, जो कि ईरान से आया था, और जो मराठा क्षेत्र से आए थे मराठा, और 1761 में मराठा जो कि भारत की शक्ति बनकर के उभर रहे थे, और इस तरफ से ईरान जो भारतीय क्षेत्र की ओर आ रहे थे और दिल्ली कमज़ोर हो रहा था। इसी कंडीशन में होता है तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में। इस युद्ध में मराठा की पराजय हो जाती है। नतीजा ये होता है मराठा का विस्तार रुक जाता है। ईरानी के जो अब्दाली थे वो वापस चले जाते हैं। यह वह समय होता है जब सिखों को पुनः मौका मिलता है अपने साम्राज्य का विस्तार करने का। सिख साम्राज्य के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में आता है। एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी उसके बाद कौन सा ऐसा भारतीय क्षेत्रीय शासन था जिसे आगे बढ़ने का सबसे उचित अवसर मिला। तो चूंकि मराठा तो यहाँ पराजित हो चुके थे तो उन्हें आगे बढ़ने का तो कोई अवसर मिला नहीं। यहाँ पे ईरानी वापस चले जाते हैं, मुगल जो है वो भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे कौन बढ़ते हैं तो सिख समुदाय के लिए यह एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में आया जब पानीपत के युद्ध में मराठा की पराजय हो जाती है। मराठा के पराजय के बाद सिख क्षेत्र में कई मिसल उत्पन्न होते हैं। मिसल से तात्पर्य यहाँ पर है एक क्षेत्रीय शासन के रूप में। 12 मिसलों में बट जाता है पूरा का पूरा पंजाब क्षेत्र, और इसी 12 मिसलों में से एक मिसल जो आपको पढ़ने को मिलेगा सुकूर चकिया मिसल। इसके अलावा कई और मिसल थे जिसमें एक मिसल आपको पढ़ना है भंगी मिसल, और दूसरा एक पढ़ना है सुकेर चकिया मिसल। कुल 12 मिसल थे, यानी कुल 12 क्षेत्रीय सिख समुदाय के एक तरह से कह सकते हैं सिख यूनिट थे, जिसमें से भंगी जो था वो सबसे ताकतवर था, जिसका विस्तार भारत के पंजाब क्षेत्र से लेकर के अफगानिस्तान क्षेत्र तक विस्तृत था। दूसरा एक प्रमुख मिसल था जिसका नाम था सुकीर चकिया मिसल। बाद में इसी सुकीर चकिया मिसल का एक राजा बन करके आता है जिसका नाम है रंजीत सिंह, और इसी रंजीत सिंह के नेतृत्व में यह सुकूर चकिया मिसल का नेता बाद में पूरे सिख समुदाय का सबसे बड़ा नेता बनकर के सामने आता है, और भंगी मिसल को धीरे धीरे करके कमज़ोर करके इसे छोटा कर देता है, और फाइनली पूरे इस सिख संप्रदाय के जो क्षेत्रीय इलाका था जिसमें पंजाब से लेकर के अफगानिस्तान क्षेत्र तक का सीमा प्रांत था, यह रंजीत सिंह के नियंत्रण में आ जाता है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे ये बंदा बहादुर देखने के बाद रंजीत सिंह। रंजीत सिंह कौन है तो 12 मिसलों में से एक सुकेर चकिया मिसल का राजा है। और यह राजा कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनके संबंध में और कहानियां हैं, इसको जानते हैं यहाँ पर आकर के। तो चलिए थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। आइए दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। इनका जन्म जो है 1780 में हुआ था, और इनके पिता का नाम था महासी। इनके पिता का नाम था महासी। पंजाब के एक क्षेत्रीय राजा के रूप में इनका कार्य प्रारंभ होता है। रंजीत सिंह का प्रारंभ में इनके सामने कई चुनौतियां हैं। एक कम उम्र में राजा बने हैं, साथ ही साथ इनके सामने चुनौती है कि जो अन्य मिसल है उन मिसलों में अपने आप को स्थापित करना, तथा जो अफगानिस्तान क्षेत्र से उठ रही चुनौतियां थी उनको दबाना। चूँकि ईरान से कई बार आक्रमण हो चुके थे, ऐसे कंडीशन में इन्हें सिख क्षेत्र को मजबूत बनाना इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी बीच एक घटना ने पूरे इतिहास को, यानी रंजीत सिंह के इतिहास को काफी हद तक बदल दिया। वह घटना क्या थी? अफगानिस्तान, जो भारत के इस तरफ जो अफगानिस्तान क्षेत्र था, उस अफगानिस्तान क्षेत्र का एक राजा था जमन शाह। जमन शाह और भारत के राजा रंजीत सिंह के बीच संघर्ष होता है, जिसमें रंजीत सिंह जमन शाह का पीछा करते हुए जब उसे भारत से बाहर निकालने का प्रयास करता है, ऐसे में जमन शाह के 12 तोप चिनाब नदी में गिर जाते हैं। याद रखेंगे, 12 तोप चिनाब नदी में गिर जाते हैं, और ये जमन शाह कहाँ का है? अफगानिस्तान का है।
इस चिनाब नदी में जब ये तोपें गिरती हैं तो इसे रंजीत सिंह निकलवा करके फिर से इसे जमन शाह के पास भेज देते हैं। नतीजा ये होता है कि जमन शाह इनके प्रयासों से काफ़ी खुश होता है और उसे इजाज़त देता है कि लाहौर क्षेत्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। और रंजीत सिंह के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में रहता है। वह भारतीय क्षेत्र से निकल करके पंजाब और पंजाब से बाहर निकलते हुए जो आज वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में लाहौर है, उस लाहौर क्षेत्र तक ये अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। नियंत्रण स्थापित करने के बाद इनकी दो राजधानी उभर करके सामने आती है जिन्हें आपको याद रखना है। एक राजधानी लाहौर में बनती है जो राजनीतिक राजधानी थी। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि रंजीत सिंह की लाहौर में कैसी राजधानी थी, तो राजनीतिक राजधानी थी। और दूसरा अमृतसर जो कि धार्मिक राजधानी थी। तो इस प्रश्न को आप आसानी से याद कर पाएंगे कि लाहौर जो पाकिस्तान क्षेत्र में था वो राजनीतिक राजधानी थी, और जो अमृतसर, चूंकि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल भी था, सिख धर्म का सबसे पवित्र क्षेत्र भी है, यही कारण है कि यह धार्मिक राजधानी के रूप में विकसित रहा और यह राजनीतिक राजधानी के रूप में। इसी बीच क्या होता है दोस्तों कि एक तरफ जहां पंजाब के क्षेत्र में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में ये सिख वंश के शासक रंजीत सिंह का शासन विस्तृत हो रहा होता है, उसी दौरान यदि भारत के हम अन्य हिस्सों में देखें तो बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजों ने विजय दर्ज कर लिया था, जो कि आपने पढ़ा है कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई के माध्यम से। कर्नाटक क्षेत्र में जो मैसूर क्षेत्र था वो भी विजित हो चुका था। इसके अलावा जो मराठा क्षेत्र था वह भी अंग्रेजों के चंगुल में आ चुका था। तो अंग्रेज जब दक्षिण और पश्चिम भारत में अपना विस्तार कर चुके थे, अब उनकी दृष्टि थी इस सीमावर्ती क्षेत्र में जहां पर अब सिखों का साम्राज्य चल रहा था। इस बीच रंजीत सिंह के साथ अंग्रेजों की एक संधि होती है जो कि पढ़ना है चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच की एक संधि होती है जिसे हम लोग याद कर सकते हैं अमृतसर की संधि 1809 में होती है ये संधि। और इस संधि के तहत क्या होता है कि एक नदी है जिसे आप जानते होंगे सतलज नदी। इस सतलज नदी के पार का क्षेत्र जो है वो रंजीत सिंह का मान लिया जाता है तथा सतलज नदी के अंदर का भाग वह ब्रिटेन का मान लिया जाता है। यहाँ पर एक प्रकार से एक संधि, सहयोगात्मक संधि रहती है जो रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच की जाती है। यह घटना काफ़ी आगे बढ़ने के बाद रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और सारी स्थितियाँ बदल जाती है। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पूरा का पूरा जो यह क्षेत्र था, जो सिखों का साम्राज्य था, यह टूटने लगता है। इसका मूल कारण रहता है रंजीत सिंह के वंशज। रंजीत सिंह के वंशजों में उनका एक पुत्र आता है खड़ग सिंह आते हैं, लंबा कार्यकाल नहीं रहता है, फिर उनके वंशज आते हैं। एक तरह से उत्तराधिकार का एक ऐसा ताना बाना बुन जाता है जहां पर यह पतन की ओर सिख धर्म जाने लगता है। माफ़ कीजिएगा, सिख जो ये क्षेत्र था यानी राजवंश था वो पतन की ओर जाने लगता है। फाइनली एक अल्पवयस्क शासक आता है जहाँ से प्रश्न आते हैं। ऐसे पढ़ने के लिए बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो आप जब मेंस लिख रहे होंगे तो वहाँ ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत होगी। यहाँ हम लोग एक्चुअली ऐसा पढ़ रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं छूटें। तो क्या होता है, दिलीप सिंह बनते हैं शासक, और दिलीप सिंह के चूँकि ये एक अल्पवयस्क थे यानी वयस्क नहीं थे, एक नाबालिग थे, ऐसे में इनके संरक्षक के रूप में महारानी जिंदल आती है और महारानी जिंदल के संरक्षण में दिलीप को जो है संरक्षण मिलता है और सिख का किसी प्रकार से ये राजपाट जो है आगे बढ़ता रहता है। इस क्रम में आप जानते होंगे कि अंग्रेजों के द्वारा एक ऐसे गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, डलहौजी की हड़प नीति तो काफ़ी चर्चित रही थी। ऐसे में सिख क्षेत्र में भी ये अंग्रेजी सत्ता का विस्तार होना प्रारंभ होता है और यहाँ पे 2 आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। तो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, खास करके ईस्वी के मिलान को लेकर के प्रश्न आता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यह होता है 1845 से 46
आसानी से आप याद कर पाएंगे। 1845 से 46 के बीच जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। आंग्ल से तात्पर्य अंग्रेज और सिख से तात्पर्य है सिख से। ये अंग्रेजों और सिखों के बीच एक युद्ध होता है जिसे हम लोग आंग्ल सिख युद्ध के रूप में जानते हैं। इस युद्ध के दौरान कई युद्ध लड़े जाते हैं, लेकिन फाइनली जो है अंग्रेजों का ही एक बोलबाला रहा और अंततः 2 संधि देखने को मिलेंगे। वो 2 संधि कौन है उन्हें केवल याद रखना है। लाहौर की संधि तथा दूसरा भैरोवाल की संधि। ये दोनों ही संधियां 1846 में होती हैं। पहले होती है लाहौर की संधि और फिर बाद में होती है भैरोवाल की संधि। लेकिन अंततः अब अंग्रेज़ों के मुंह जो है वो खून लग चुका था। दैट मीन्स कि अंग्रेज़ों को पता चल चुका था कि सिख इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अब उनको बस धराशाही करना ही बचा है। वहाँ पर पूरी तरह से राजतंत्र बिखर गया था। महारानी जिंदल के साथ जो है अनैतिक व्यवहार किया जा रहा था। जहाँ प्रारंभ में उनके पेंशन की बात की गई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, फिर बाद में कम करके उसके 48,000 पेंशन करने की बात की जाती है। और नतीजा ये होता है कि दूसरा सिख युद्ध आपको देखने को मिलता है जिसे हम लोग द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। इसका कार्यकाल जस्ट इसके बाद आता है 1848 से 49, 1 साल का गैप रहता है। और इस गैप के बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा जाता है। इसमें सिख बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। और यहाँ से जो सिखों का राजनीतिक इतिहास चल रहा होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। फाइनली क्या किया जाता है, तो ये जो दिलीप थे इन्हें 50,000 का पेंशन दे करके भेज दिया जाता है ब्रिटेन पढ़ने के लिए। इसके अलावा वो कोहिनूर हीरा जो कि रंजीत सिंह को दिया गया था शाह शुजा के द्वारा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा दोस्तों, एक अफगानिस्तान ईरान क्षेत्र से भाग करके अमीर आया था जिसका नाम था शाह शुजा। यह शाह शुजा रंजीत सिंह के पास आता है और रंजीत सिंह इसको संरक्षण देते हैं और बदले में वह कोहिनूर हीरा जो आपने मुग़ल चैप्टर में पढ़ा था कि मोहम्मद शाह के समय जो है नादिर शाह भारत से कोहिनूर हीरा तख्ते ताउस वगैरह उठा के ले गए थे, तो वह कोहिनूर हीरा शाह शुजा के द्वारा पुनः वापस आता है और रंजीत सिंह को प्राप्त होता है। फिर रंजीत सिंह के वंशजों के पास ये जो कोहिनूर हीरा था, फाइनली लास्ट में जब द्वितीय सिख युद्ध के बाद अंग्रेज जीत जाते हैं तो यह कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी को भेज दिया जाता है। और इस प्रकार से ये कोहिनूर हीरा का इतिहास एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा। कहाँ वो गोलकुंडा के खानों से प्राप्त होता है और कहाँ कहाँ घूमते हुए वो फिर भारत, फिर अफगानिस्तान, फिर पंजाब और फिर फाइनली ब्रिटेन। और आज वो ब्रिटेन के जो महाराजा या महारानी के मुकुट है उसके मुकुट में सजा दिया गया है। तो इस तरह से ये कोहिनूर हीरा जो है वो वहाँ पर भेज दिया गया। तो ये प्रश्न आता है कि कोहिनूर हीरा को ब्रिटेन कब भेजा गया था, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। और एक प्रश्न आता है कि राजा रंजीत सिंह को जो है यह कोहिनूर हीरा वापस लाके कौन देता है, तो शाह शुजा लाके देता है जो ये ईरान क्षेत्र से भाग करके या अफगानिस्तान क्षेत्र से जो है भाग करके भारत आया था। तो ये था हमारा एक पूरा का पूरा इतिहास जिसमें हमने पढ़ा। फाइनली ये द्वितीय जो सिख युद्ध होता है उसके बाद क्या होता है, तो आपको पता है कि इस समय डलहौजी, वह डलहौजी जो हड़प नीति चलाया था जिसे व्यापक नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है, इस नीति के तहत ये जो पूरा का पूरा सिख हिस्सा था यह अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है और सिख का राजनीतिक इतिहास समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपको सिखों का जो धार्मिक इतिहास पसंद आया था उसी तरह से राजनीतिक इतिहास भी समझ में आया होगा। इसके